हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम क्वेश्चन का पहला पार्ट देखा था, जहाँ पे उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन को समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 50 केजी वजन का एक लड़का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाती हुई एक लिफ्ट में खड़ा है। लड़के का आभासी भार क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई 50 केजी का लड़का है और जो लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिफ्ट का भी त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है और जब वो नीचे जा रही है तो पृथ्वी पे उसको 9.8 मीटर पर सेकंड के गुरुत्वीय त्वरण से ही अपनी ओर खींच रही है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को एक डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश कीजिए कि ये आपका लड़का है और ये आपका लिफ्ट है और इस लिफ्ट में लड़का खड़ा है। तो इस लड़के का जो वज़न है वो कितना है सर, 50 केजी है। अब ये जो लिफ्ट नीचे आ रहा है तो सर इस लिफ्ट का जो त्वरण है, मतलब ए जो है वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्योंकि क्या कह रहा है कि 50 केजी वजन का एक लड़का 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे जाती हुई एक लिफ्ट में खड़ा है, तो लिफ्ट का त्वरण ए जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको लिफ्ट में वस्तु के भार के बारे में बताया था कि जब भी कोई लिफ्ट आपका ऊपर से नीचे आती है तब पृथ्वी उसको अपनी गुरुत्वीय त्वरण से क्या करती है, खींचती है। आप कहेंगे सर ऐसा तो हर केस में होता है। जी सर, ऐसा हर केस में होता है, उन सारे वस्तु पर लागू होता है जो ऊपर से नीचे गिरता है। तो हम लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो कहेंगे सर ये तो कांस्टेंट होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। लड़का का द्रव्यमान कितना है सर, 50 केजी है। आपसे क्या पूछा है कि आभासी भार क्या होगा, एपेरेंट वेट इन अ लिफ्ट, मतलब क्या कि लड़के का आभासी भार क्या होगा लिफ्ट में। आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब लिफ्ट आपका ए त्वरण से ऊपर जाता है तब जो आभासी भार होता है वो mg + ma होता है। मतलब आभासी भार में क्या होता है सर, वृद्धि होती है। और जब नीचे आता है तो हम लोग कहते हैं भार में कमी होती है। और जब लिफ्ट आपका ए त्वरण से नीचे की ओर आता है, ए त्वरण से क्या होता है सर, नीचे की ओर आता है, तब जो वस्तु का या व्यक्ति का आभासी भार होता है उसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए फार्मूला लिखते हैं mg - ma। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये चीज़ थ्योरी वाले क्लास में बताया था कि जब कोई लिफ्ट आपका क्या हो सर, कि ऊपर से नीचे आ रहा हो और उसके पास अपना भी एक त्वरण हो A, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऊपर से नीचे गिरती हुई हर एक वस्तु पर पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण से अपनी ओर खींचती है। हर एक वस्तु को पृथ्वी क्या करती है सर, गुरुत्वीय त्वरण से अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी भी यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गुरुत्वीय त्वरण लगा रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वस्तु के आभासी भार में कमी आती है जब वस्तु लिफ्ट में होता है और लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आती है। और वो जो आभासी भार में कमी होती है उसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं, W = क्या कहते हैं, mg - ma, mg - ma। ध्यान रखिएगा कि हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि m × g - a, m × g - a, क्योंकि m दोनों जगह पे है तो हमने m को क्या कर लिया सर, कॉमन रख लिया। अब आइए, जो आपका क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार सारे डाटा को आप इस फॉर्मूला पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए आपने लिखा है W = m × g - a, तो हम यहाँ पे लिखते हैं W = m कितना है, मास कितना है सर, तो आप कहेंगे 50 केजी है। और आपका g का वैल्यू कितना है सर, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर लिफ्ट का त्वरण कितना है सर, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए W = क्या हो जाएगा, 50, 9.8 में से 9.8 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो 50 × 0 मतलब क्या हुआ कि लड़के का जो आभासी भार होगा वो कितना होगा सर, 0 न्यूटन होगा।
क्या हो जाएगा सर, 0 न्यूटन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही होगी तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति के भार में क्या होगी सर, कमी होगी, एक आभासी कमी मालूम पड़ेगा और वो आभासी कमी W = m × g - a के रूप में होगा, जहाँ g क्या है तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, a क्या है आपका तो लिफ्ट का त्वरण है और m क्या है तो जो व्यक्ति या वस्तु उस लिफ्ट में है उसका द्रव्यमान है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा सवाल, और ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम में देखने को मिल जाता है और मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको मुंह से सॉल्व कर लेना चाहिए, माइंड में सॉल्व कर लेना चाहिए। क्या पूछा है कि एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका भार चंद्रमा पर क्या हो जाएगा। सर लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है और चंद्रमा पे पूछ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि सर पृथ्वी का जो चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना होता है। मतलब क्या कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना है सर, 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर यही भार क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। मतलब क्या कि आप इसको कैंसिल करेंगे तो चंद्रमा पर जो भार होगा वो कितना होगा, 100 न्यूटन का हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, क्या कि एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो पृथ्वी पर का भार 600 न्यूटन और इसका चंद्रमा पर भार 1/6 हो जाता है, तो गुना 1/6 कर दिए, 100 न्यूटन आपका आंसर आ गया। आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसा क्यों होता है, तो आप सबों को मालूम है कि W = क्या होता है सर, mg होता है। और हम लोग क्या कहते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर, मतलब क्या कि पृथ्वी के तल पे जो भार होता है वो वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण फिक्स होता है, लेकिन पृथ्वी तल से जैसे ही हम लोग इधर उधर जाते हैं, पृथ्वी के ध्रुव की ओर या पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी से नीचे जाते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। तो हम लोग कहते हैं कि सर जो वस्तु का भार होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा तो वस्तु के भार में भी क्या होगा सर, परिवर्तन होगा। और चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है, इसीलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो उसके पृथ्वी के भार का क्या होता है, 1/6 गुना होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या पूछा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका पहला ऑप्शन दिया है घटेगा, दूसरा ऑप्शन दिया है सर बढ़ेगा, तीसरा ऑप्शन दिया है अपरिवर्तित रहेगा और चौथा ऑप्शन दिया है पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। क्या होगा बताइए। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे कि 1% का कमी हो गया, 100% हो गया, 200% हो गया, इतना कर दे कोई ज़रूरी नहीं है। खाली आपको गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला याद होना चाहिए और जो आपको कंसेप्ट बताए थे वो कंसेप्ट याद होना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं सर कि गुरुत्वीय त्वरण का जो फार्मूला होता है वो Gm/r² होता है। ठीक है, यहाँ पे G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, M क्या है तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान नहीं कहेंगे क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो G आपका ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये M पृथ्वी का द्रव्यमान और ये R जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या है। ये R क्या है सर, पृथ्वी की त्रिज्या है। दोस्तों इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन से ये कह सकते हैं कि सर G जो है वो पृथ्वी के त्रिज्या के क्या होता है सर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से देखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी के त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सुनिएगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो भाई इसमें अगर त्रिज्या घटा देंगे, त्रिज्या क्या करेंगे सर, घटा देंगे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। और अगर त्रिज्या बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण सर घट जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए, अब यहाँ पे रहता 10% घटा दिया जाए, 100% घटा दिया जाए, 200% घटा दिया जाए या 500% घटा दिया जाए, पृथ्वी की त्रिज्या जैसे ही हम लोग घटाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा सर, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका जो अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल। देखिए मैं आपको पहले इन सारे सवालों पे प्रैक्टिस करवा देना चाहता हूँ ताकि आगे जो इससे टफ लेवल का सवाल है उसके लिए आप मेंटली रूप से प्रिपेयर रहो। आपका क्या क्वेश्चन पूछा है चौथे नंबर का क्वेश्चन कि पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। भैया पृथ्वी के सतह पर वस्तु का भार कितना है, तो आप कहेंगे सर वस्तु का जो भार है, वेट है, वो कितना है, तो 29.4 न्यूटन। कितना है सर? 29.4 न्यूटन। आपसे क्या पूछा है कि तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको भार और वस्तु के द्रव्यमान में अंतर बताया था पीछे की क्लास में, थ्योरी वाले क्लास में। भार इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं सर कि W इक्वल टू mg कहते हैं। क्या कहते हैं सर? W इक्वल्स टू mg, ये आपका भार निकालने का फॉर्मूला होता है। और मैंने आपको बताया था कि किसी दिए हुए स्थान पे जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण त्वरण का जो मान है या गुरुत्व त्वरण का जो मान है वो अगर फिक्स हो तो वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के समानुपाती होती है। वस्तु का भार क्या होता है? उसके द्रव्यमान के समानुपाती होती है जब g कांस्टेंट रहता है तब। अब हमको यहाँ पे पूछा है वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो आइए ज़्यादा कंसेप्ट न लेते हुए इसको सॉल्व करें। वस्तु का भार कितना दिया हुआ है? 29.4 न्यूटन। हमको वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। आप सबों को पता है 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल पर जो g का वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि मैं आपको सीधे पृथ्वी तल पर g का वैल्यू ना बोल करके 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल पे बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि यही सेम लाइन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर कभी आपका 45 डिग्री अक्षांश करके पूछे या समुद्र तल पे गुरुत्व त्वरण का मान पूछे तो बिल्कुल भी घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ध्यान रखिएगा, जब तक क्वेश्चन में गुरुत्व त्वरण का मान किसी अन्य मान को लेने के लिए ना कहा जाए तब तक आप 9.8 मीटर पर सेकेंड का ही उपयोग करेंगे। अब आते हैं m, यहाँ से निकालते हैं, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा? तो सर 29.4 बटा 9.8 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा सर 294 बटा 98 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए, 98 टू जा 8 टू जा 16 और 9 टू जा कितना हो जाएगा सर 18 और 1 हो जाएगा आपका, ये 2 से नहीं लगेगा, 3 आते हैं, 8 3 जा 24 और आपका फिर 9 3 जा 27 और 2 29, मतलब क्या कि 98 तिया आपका 294 हो जाएगा। डिवाइड करके आप देखिएगा इतना ही आएगा। तो आपके वस्तु का जो भार होगा वो हो जाएगा सर 3 kg और आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सवाल, बस कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा, ये सवाल आसानी से बनेगा। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर t सेकेंड समय लगता है। कोई वस्तु है उसको 30 मीटर से नीचे गिरा रहे हैं तो t समय लग रहा है, और फिर कह रहा है कि उसी वस्तु को अगर 120 मीटर से गिराया जाए तो कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोई वस्तु है आपका XYZ जिसको 30 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे कोई वस्तु है और ये जो टोटल हाइट है ये कितना का है सर? तो 30 मीटर का है। कितना है सर? 30 मीटर का है। अब यहाँ से ये गिराया जाता है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि जब इसको गिराया जाता है तो यहाँ पे t टाइम लगता है। टाइम कितना लगता है सर? t लगता है। फिर कह रहा है कि कोई वस्तु है जिसको, क्या कह रहा है कि उसी वस्तु को, जो वस्तु यहाँ पे है, इसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि ये अगर 120 मीटर है, कितना है? 120 मीटर, तो यहाँ से इस वस्तु को गिराएंगे तो इसमें t डैश क्या होगा, मतलब कितना समय लगेगा, ये चीज़ आपको निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी है। जब ये ऊपर से गिर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रारंभिक वेग क्या है सर? 0 है, और इस सिचुएशन में भी इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा सर? 0 होगा। इस सिचुएशन में भी क्या होगा सर? प्रारंभिक वेग 0 होगा। ध्यान रखिएगा कि आपका समय दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है सर
कि इसको कवर करने में कितना समय लगेगा, जबकि वस्तु आपका वही है। अगर हमको किसी न किसी तरीका से टी और टी डेज के बीच का रेशियो निकल जाए तो हम ये पता कर लेंगे कि 120 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर वस्तु को कितना टाइम लगेगा। आप कहेंगे वो रेशियो निकलेगा कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को मैंने बताया था कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तब उसकी ऊंचाई को निकालने के लिए हम लोग h = ut + ½ gt² का फॉर्मूला लाते हैं। अब यहाँ पे प्लस क्यों दिए? तो सर ऊपर से नीचे गिर रहा है, अगर ऊपर जाता तो हम लोग माइनस लगाते। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे u = क्या है सर? 0 है। तो 0 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 0 × t 0 ही हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर h का वैल्यू ये जो 30 मीटर है ये यहाँ पे हम रख दें और ये आपका 0 हो जाएगा तो ½ g और ये आपका क्या हो जाएगा? t के जगह हम t² कर देते हैं सर, ½ gt², क्योंकि t टाइम लग रहा है। ये चीज़ का एक्सप्लेनेशन किया है क्वेश्चन में। अब हम इसको क्या करते हैं सर कि अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 30 दूना 60 और ये हो जाएगा आपका gt²। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि हमको किसी न किसी रूप से इस t और t के बीच का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो हमको पता चल जाएगा कि 120 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर वस्तु को कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 60 = gt² हो गया। हम इसको कह सकते हैं सर t² = 60/g, ऐसे हम लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या सर हम इसको t = √60/g लिख दें तो आपको कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। तो ये आपके t का वैल्यू हो गया, कब t हो गया? कब? जब वस्तु को 30 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। अब कह रहा है कि 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तब फार्मूला तो सेम ही ना लगेगा। तो हम यहाँ पे h = ut + ½ gt² लिखें। यहाँ पे भी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है सर? 0 है। तो एक 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 × t 0 ही हो जाएगा। ऊंचाई कितना है? 120 मीटर। तो ½ gt² हम यहाँ पे भी लिखते हैं, t डैश माने हैं इसको, तो हम यहाँ पे t डैश का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, t डैश का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। गुना करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 120 दूना क्या हो जाएगा? 240 और यहाँ पे gt डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं सर, t डैश स्क्वायर निकालने का कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 240/g हो जाएगा, या t डैश सिर्फ रहने दें तो क्या हो जाएगा? 240/g। इसको रूट में ले आएंगे क्योंकि इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। यहाँ भी वही कि इधर स्क्वायर था उधर जाएगा तो वर्ग में हो जाएगा। हमने क्या बोला, किसी भी तरीके से हमको t डैश का t के साथ अनुपात निकाल लेना है तो हमको टाइम पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग कह सकते हैं कि t डैश/t कर दे रहे हैं सर। हम लोग क्या कर रहे हैं सर? t डैश/t, मतलब जो समय हम माने हैं और जो समय इसको 30 मीटर की ऊंचाई से गिरने में लगा उसी दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप t निकाल चुके हैं, यहाँ भी आप t डैश निकाल चुके हैं। ठीक है सर, अब हम यहाँ पे इसके रेशियो की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा कि √240/g और ये हो जाएगा कि √60/g, ये आपका हो जाएगा। दोस्तों जब आप इसी को उलट करके लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे सर उसी वैल्यू को कि सर 240/g, ये √अंडर आ जाएगा इसमें। अब गुना क्या हो जाएगा? ये सर ऊपर चला जाएगा। तो भाई ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में भी रूट है और नीचे में भी रूट है, तो हम एक ही बार में रूट लिख लेते हैं पूरा का। और ये जब ऊपर जाएगा तो g/60 हो जाएगा। तो g × g बटा क्या हो गया? 60। ये g और ये g कैंसिल हो गया, 60 चौका 240। अब हो गया आपका √4। देखिए अब √4 का आप वर्गमूल निकालेगा तो कितना हो जाएगा सर? आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। चलिए अब हमको अनुपात यहाँ पे t डैश = t डैश = क्या हो गया सर? t = कितना सर? 2। अब हम इसको क्या करते हैं सर कि t = क्या कहते हैं कि ये जो आपका t डैश है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। मतलब क्या कि आपको यही ना निकालना था, इसका वैल्यू कितना निकल गया? 2t निकल गया। मतलब आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझें तो एक बार और समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर t सेकंड तक का समय लगता है। ये मान लीजिए 30 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ से गिराए तो इसको कितना समय लग रहा है सर? t सेकंड का समय लग रहा है। अब कह रहा है कि इसी वस्तु को 120 मीटर की ऊंचाई से गिराएंगे तो कितना समय लगेगा।
तो हम क्या बोले सर आपको कि टी डैश और टी में अगर अनुपात निकाल लिया जाए, ये टी डैश क्या है, तो हमने माना है कि वस्तु को 120 मीटर की ऊंचाई से गिरने में टी डैश समय लगेगा, और यही हमको पूछा जा रहा है। हम बोले सर इसका और इसका अगर आप अनुपात निकाल लेंगे तो आपको इसका टाइम पता चल जाएगा। तो आपने बोला सर कैसे, तो हमने बोला h = ut + ½ gt² का फार्मूला लगाइए दोनों जगह, क्योंकि दोनों जगह ऊंचाई दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे आप माने हैं। कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा, रेशियो निकालेंगे, कट कुट करके आएंगे 2 पर, और जब टी डैश बटा टी हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कुछ ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टी डैश = 2t हो जाएगा, और आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहेंगे कि एग्जाम में इतना बड़का ढर करेंगे तो पार हो गया समय है, अब एग्जाम के लिए कैसे तैयारी होगा? भाई कोई बात नहीं, घबराओ मत, थोड़ा भी नहीं घबराओ। अच्छा आप बताओ कि ये आप जब नहीं जान रहे थे तब ना आपको इतना टाइम लगा आपको, जब अगर जान रहे होते तो आप सीधे कहते कि यू तो यहाँ पे 0 है, h = ½ gt² हो जाएगा। h के जगह पे एक इक्वेशन में 30 रखेंगे, ½ gt² रखेंगे, 30 दूना 60 हो गया, 60 = gt² हो जाएगा। अब भाई हमारा t² निकलना है तो 60/g हो जाएगा, t = √60/g हो जाएगा। इतना आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम हो तब। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान सा सवाल, आपके सीधे फॉर्मूला पे बेस है। क्या क्वेश्चन पूछा है, जरा सा 6 को और बोल्ड करके लिख देते हैं, कभी कभी मार्कर गड़बड़ा जाता है। तो देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर पर सेकेंड की गति से फेंका जाता है। जब ये ऊपर फेंका जाएगा वस्तु को तो गुरुत्वीय त्वरण आप क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, माइनस में लेंगे, ये बात का ध्यान रखेंगे आप। एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर पर सेकेंड की गति से फेंका जाता है। मान लीजिए कि कोई कण है ये, और इसको 39.2 मीटर पर सेकेंड के गति से फेंका जा रहा है, मतलब u जो है वो कितना है सर? 39.2 मीटर पर सेकेंड है। प्रारंभिक गति यही न है, इससे ही फेंका जाता है। आपका क्या पूछा है कि ऊपरी दिशा में जाने में उसके समय की गणना कीजिए। जब ये ऊपर जाएगा तो इसको टोटल टाइम कितना लगेगा? टाइम = व्हाट। अब देखिए आप में से बहुत सारे दोस्त क्या होंगे कि इसको देख करके घबरा जाएंगे। कोई घबराने वाली बात ना है, इसमें सारा डाटा दिया हुआ है। अब कहिएगा कैसे दिया हुआ है? मैंने आपको थ्योरी में पूरा एकदम तोड़ करके बताया कि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं मित्रों, तो वो ऊपर जाने के बाद कुछ न कुछ महत्तम ऊंचाई कवर करता है। वो ऊपर तभी तक जाता है जब तक कि उसको महत्तम ऊंचाई तय करने की क्षमता होती है, और जैसे ही वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है वहां पे कुछ देर के लिए, मतलब अब फ्यू सेकेंड के लिए रुकता है और फिर नीचे चला आता है। रुकता है और फिर क्या होता है सर? वो नीचे चला आता है। तो हम लोग क्या कहते हैं सर कि जिस समय वस्तु ऊपर में रुक रही होती है उस समय उसकी जो वेग होती है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। मतलब क्या कि किसी क्षण ये अपने महत्तम ऊंचाई पे पहुंची होगी, और मान लेते हैं कि उस क्षण जब वो पहुंची होगी तो उसका वेग क्या हो रहा होगा सर? 0 हो रहा होगा। अब क्या कह रहा है कि जब ऊपर से यहाँ 39.2 मीटर पर सेकेंड के वेग से हम फेंके और उसका अंतिम वेग 0 हो गया, मतलब वस्तु किसी न किसी जगह पे रुक गया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यू से भी तक होने में उसको कितना टाइम लगा? मैंने आपको पीछे के सेशन में एक फॉर्मूला बताया था कि जब आपको वस्तु का अंतिम वेग निकालना होता है तो आप क्या कहते हैं? v = u + at, मोशन एंड टाइम वाला फार्मूला। लेकिन यहाँ पे वस्तु ऊपर की ओर जा रही है और गुरुत्वीय त्वरण के अधीन है, तो यहाँ पे तो a ना होगा, यहाँ पे g होगा, और जब ऊपर जा रही है तो निगेटिव होगा, तो v = u - gt हो जाएगा। यही ना फार्मूला बताए थे, v = u - gt। अब हम क्या करते हैं सर कि v मेरा क्या हो जा रहा है सर? 0 हो जा रहा है। u कितना है सर? तो 39.2 है, माइनस g, तो g का वैल्यू कितना लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। कितना लेंगे सर? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी भी रहेगा ना, तो टी तो हमको निकालना ही है, टी तो मालूम है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं सर कि 39.2 को इधर ले आ रहे हैं, तो -39.2 = क्या हो जाएगा? -9.8 इंटू टी। मित्रों ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, t = हो जाएगा 39.2 अब बटा 9.8। यहाँ से ये पॉइंट को हटा देते हैं, 392 बटा क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। 98 तिया 294 होता है, 8 तिया 24, 9 तिया 27, 2 29, और 98 चौका 392 होता है, 8 चौका 32 और 9 चौका 36, 3 39। तो 98 चौका कितना हो गया सर? 392। मतलब क्या कि वस्तु को कितना टाइम लगेगा सर? 4 सेकंड का समय लगेगा। तो आपको इस क्वेश्चन का
जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या है क्वेश्चन कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। कोई मीनार है, उससे कोई वस्तु को नीचे गिराया जाता है। क्या किया जाता है सर? नीचे गिराया जाता है। क्या कह रहा है कि शून्य वेग से, मतलब u इसका पहले ही क्या है सर, प्रारंभिक वेग जो है वो क्या है सर, 0 है। अब कह रहा है कि उसको पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने में टोटल t जो है वो 4 सेकंड का समय लग जाता है। इसको कितना समय का कितना टाइम लग जाता है सर इसको? तो 4 सेकंड का समय लग जाता है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, h क्या है। ध्यान दीजिएगा कि वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन आएगा, तो g के वैल्यू कितना होगा सर? तो g के वैल्यू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अब आप कहेंगे कौन सा फार्मूला लगेगा भैया, h निकालना है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है और g दिया हुआ है, तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ना हो जाएगा? आप कहिएगा प्लस का दिए भैया, ऊपर से नीचे गिर रहा है वस्तु इसीलिए प्लस कह रहे हैं, ऊपर जाता ना तब कहते माइनस। तो कह रही है सर तो वह फार्मूला लगाइए, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए अगर आप बेसिक से परिपूर्ण है तो हम यहाँ ये भी कह सकते थे कि सर h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगेगा। क्या फार्मूला लगेगा? h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कैसे लगेगा? अरे भाई u 0 है, प्रारंभिक वेग पहले ये बता रहा है 0, तो 0 को t से गुना कीजिएगा तो 0 ही ना मिलेगा। तो लिखिए जैसे मन है आपका वैसे ही कर देते हैं, 0 इंटू टी प्लस हाफ। आइए देखिए जी का वैल्यू 9.8 रख दिए और हमको तो टाइम दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, तो टी स्क्वायर ना, तब 4 इंटू 4 कर देते हैं सर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम h इक्वल टू यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तब इसको हटाइए दीजिए, क्या वैल्यू रहा इसका? अब हम कह देते हैं सर कि 9.8 अब बटा 2 इंटू ये 4 चौका 16 हो जाएगा, 2 8 क्या हो गया आपका 16 हो गया। अब 9.8 को इससे गुना कर दीजिए सर, तो क्या हो जाएगा कि 8 8 64 और 9 8 72 और 4 आपका 76, 76.4 हो जाएगा। ठीक है, नहीं कैसे 8 8 64 और 9 8 72 6 78, 78.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 78.4। तो आपका देखिए आपके इस क्वेश्चन में कौन सा है? आप कहेंगे सर 78.4 तो है ये नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखिए 78.4 आपके क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए 80 के अराउंड में है। किसके अराउंड में है सर? लगभग में 80 के है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रियल आंसर 78.4 होगा। अब आप कहेंगे कि 80 आप काहे लिख दिए? तो 78 के लगभग में 80 आता है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है सर कि यहाँ पे ये g का वैल्यू ना अपने मन से 10 को लेकर के ऑप्शन सेट कर दिया है। आप अगर g का वैल्यू 10 रखेंगे तो आपको 80 आंसर आ जाएगा। तब आप कहिएगा पहले काहे नहीं बताया? भाई पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब तक गुरुत्वीय त्वरण आपका g का कोई और मान ना कहा जाए तब तक आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे। तो आपका सवाल बनाने का पूरा प्रोसेस सही है, इतना आप एग्जाम हॉल में दिमाग लगा भी सकते हैं। और अगर नहीं लगाए तो एक बार जी का वैल्यू 10 रख करके भी देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो भाई खाली कुछ ना करना है, जी के वैल्यू अगर 10 कर देंगे ना तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होगा। अब इसको बताने का कोई दिक्कत तो है नहीं, h इक्वल टू हो जाएगा हाफ, जी का वैल्यू 10 रखे, 4 चौका 16, 4 गुना 4 कर देते हैं। ठीक है, 2 5 10 हो गया, 5 चौका 20, चौका 80 हो गया। तो कुछ नहीं किया है, बस जी के वैल्यू में कहीं पे आपको 10 लेकर के बना दिया जाता है और ऑप्शन सेट कर दिया जाता है, या कहीं पे आपका 9.8 को रख करके। तो इतना अगर लगभग में आएगा तो आप ऑप्शन दे करके सही आंसर कर सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन में ये चीज़ ना मिलेगा तब। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।